औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि अस्सलाम मुहम्मदिन वालेकुम व सर, बारिक व आवाज़ नहीं सल्लिम आ व रही। सल्लु अलैहि। मेरी तरफ से आवाज़ का इशू भी नहीं होगा और स्लाइड्स का इशू भी नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे एरियाज से होंगे जहाँ पे सिग्नल का नेटवर्क का इशू होगा, तो आपसे गुजारिश है कि अपने सिग्नल्स को, नेटवर्क को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इधर से दो चार लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है इट मीन्स कि यहाँ से मसला नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपको स्लाइड का इशू है तो मैंने ग्रुप के अंदर नोट्स भेजे हैं, आपने इनको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ से आपने देख लेना है। तो तमाम जो इस वक्त आज के इस लेक्चर के अंदर नए आने वाले हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा कराम हैं, उनको खुश आमदीद है। इससे पहले भी हमने 2 दिन डेमो सेशन रखा था, लेकिन बहुत सारे असातिज़ा कराम ने हमें लेट ज्वाइन किया, तो वो बार बार हमें यही कह रहे थे कि हमें काइंडली 2 दिन ऑनलाइन सेशन के अंदर अलाउ किया जाए। तो उसको देखते हुए हमने फिर डिसाइड किया कि चलें लेक्चर नंबर 4 और 5 में तमाम ऐसे असातिज़ा कराम जो लेट आए हैं तो उन्हें हम दोबारा ऐड कर लेते हैं। तो आप सबको खुश आमदीद। तो स्लाइड नज़र आ रही है ना जी सबको, टॉपिक 1 2 3 के नाम से जी प्लीज़। जी जी सर। अच्छा, तो जो नए जी आने जी वाले सर, हैं, नजर आ रही है। नए आने वाले असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि वो जो है जो पिछले लेक्चर है ना 1 और 2 वो ग्रुप में भेज दिए हैं। जो अभी ऐड हुए हैं तो उनको दोबारा हम इनबॉक्स में अलग से भी भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस अस्सलाम वालेकुम सर। टॉपिक नंबर 1 जो हम डिस्कस हेलो। करेंगे, इसमें है जी कॉन्सेप्ट ऑफ ईफ़ा, यूपीई, यूएससी, एमडीजीज़ एंड एसडीजीज़, स्पेशली एसडीजी 4। टॉपिक 2 इनरोलमेंट टारगेट, ड्रॉप आउट, डब्ल्यूएससी, रिटेंशन। टॉपिक 3 एसबीए एंड एलएसए। ये हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। कोई फीमेल सवाल करना चाह रही थी जी प्लीज़। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, जो आपने लेक्चर शेयर किए हैं ग्रुप में, तो सर वो ओपन नहीं हो रहे। वो आ रहा है कि यू मे नॉट है प्रॉपर ऐप। तो सर कौन सी ऐप इंस्टॉल करूँ जो वो मैं लेक्चर्स WPS ऑफिस इंस्टॉल कर लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओके ईफ़ा, सर। यूपी, यूएससी, एमडीजीज़ एंड एसडीजीज़, ये हमारा पहला टॉपिक है। आपने हर जगह पे पढ़ा सुना होगा SDG 4 SDG 4। तो हम थोड़ा सा इन बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या चीज़ें, और इनकी बेस पे हम हर बार यूपीई, इनरोलमेंट टारगेट, रिटेंशन टारगेट, ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो ड्रॉप आउट, STR को मेंटेन करना वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को बार बार हर पॉलिसी प्लान के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, हर इनिशिएटिव के अंदर लाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईफ़ा क्या होता है। एक ईफ़ा प्राइवेट स्कूल की चेन है, ये वो वाला ईफ़ा नहीं है। ईफ़ा स्टैंड्स फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ईफ़ा क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। 1990 के अंदर, 1990 में जॉमटिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में 155 ममालिक ने शिरकत की थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो उसमें ये तहैया किया गया था कि तमाम बच्चों को, जितने भी हम उस वक्त ख़ास तौर पर जो फोकस था वो प्राइमरी एजुकेशन पे था, लेकिन बाकी सब पे भी था, लेकिन स्पेशल फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे था। तो इसमें यह डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया कि तालीम तमाम बच्चों के लिए आम की जाएगी। एजुकेशन फ़ॉर ऑल, ईफ़ा स्टैंड्स फॉर एजुकेशन फ़ॉर ऑल। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1990 में, 1955। 1990 में, सॉरी 55 नहीं है सर, 155 ममालिक की शमूलियत थी। अच्छा। जॉमटिन जो है वो थाईलैंड का एक इलाका है, सिटी है, इसमें हुई थी। तो 155 ममालिक की शिरकत थी। इसमें फ़ोकस ये था कि तमाम बच्चों को स्कूल में लाया जाए और तमाम बच्चों को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ये ईफ़ा का बैकग्राउंड है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान ने ईफ़ा के 6 सब गोल सेट किए हुए हैं। आपको वो गोल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रख लें कि 6 गोल्स हैं ईफ़ा के। उसके बाद है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 के अंदर यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने एक मिलेनियम समिट पास किया। उसके अंदर ये सितंबर 2000 की बात है। अब उस वक़्त जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा जिसे हम कहते हैं, इसके 164 ममालिक थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो इस मिलेनियम डिक्लेरेशन के अंदर टोटल 8 गोल सेट किए गए।
कितने गोल थे जी? 8। इनका टारगेट ईयर रखा गया 2015। कितना, कौन सा टारगेट? 2015। तो कितने साल में ये टारगेट अचीव होना था? 15 साल के बाद। ठीक है, तो टोटल 8 गोल सेट किए गए। जनरल सेक्रेटरी उस वक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बान की मून थे। तो जो हमारा कंसर्न है वो क्या था? हमारा कंसर्न है यूपीई या गोल 2 MDG 2, ये लिखा हुआ है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो ये था कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन 2015 तक हर सूरत में अचीव की जाए। ठीक है, ये 164 ममालिक ने कमिटमेंट की इस मिलीनियम समिट के अंदर, इस मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो समिट था 2000 में जो हुआ था इसके अंदर। तो इसका फोकस क्या था? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूएसई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें सिर्फ फोकस किस चीज़ के ऊपर था? गोल 2 MDG 2 का फोकस किस चीज़ के ऊपर था? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, मिलीनियम कहते हैं 1000 साला मंसूबे को। अब 2000 में, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2000 में कितने गोल बनाए गए? 8 गोल। टोटल गोल कितने हैं? 8। टारगेट ईयर कौन सा सेट किया गया? 2015। हमारा कंसर्न किससे है? एजुकेशन की फील्ड से है, तो एजुकेशन पे ही फोकस करेंगे। तो MDG 2, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल 2 MDG 2 हमारे से रिलेटेड है। इसका टाइटल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन या यूपी अचीव करना। अब आपको समझ लगे हो कि यूपी हमारे गले में कैसे पड़ी है। तो IFA ये है 1990 में, UPI कब? 2000 के अंदर। ठीक है, अब इससे आगे बात यहाँ तक नहीं रुकी। फिर क्या हुआ कि ये अगर आप देखें, ये गोल 2 है हमारा, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन MDG 2 का। असल में फिर जब 2014 में इसको मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ, बड़ी लंबी डिटेल है इसकी। 1990 में जॉम्पटन कॉन्फ्रेंस होती है, 2000 में MDGs बनते हैं। ठीक है, अब 2015 की हम बात करेंगे, फिर 2030 की, बस ये 4 साल हैं। अब 2014 में एक रिव्यू मीटिंग हुई। वो रिव्यू मीटिंग ये थी कि ये जो 2000 में हमने 8 टारगेट सेट किए थे, क्या वो अचीव हुए कि नहीं हुए। UNO ने अगेन एक मीटिंग कॉल की और इसमें 193 नेशन थे। अब जॉम्पटन में 155, MDG समिट के अंदर 164, और 2015 में आके कितने ममालिक हो गए? 155, 164 और अब 193। ठीक है, 2015 में अब 193 ममालिक हो गए अक़वाम मुत्तहिदा के। उन्होंने रिवाइज़ किया, उनको पहले रिव्यू किया कि भाई देखें कितनी प्रोग्रेस हुई। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट करंट है वो कितना है? 62 है। ठीक है, और अगर हम बात करें सिर्फ पंजाब की, तो पंजाब में अभी भी प्राइमरी लेवल पे इनरोलमेंट रेट है 94% और इसमें 20+ ड्रॉप आउट है। ठीक है, यानी राउंड अबाउट 70% हमारा अचीवमेंट है, 30% अभी वी आर लैगिंग बिहाइंड द टारगेट। हम टारगेट से 30% अभी भी पीछे। आज की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 है, अब 15 की नहीं कर रहा। उस वक्त कितना था? उस वक्त हमारा लिटरेसी रेट था 57 पॉइंट समथिंग, 57%। ठीक है, लिटरेसी रेट। अब इसी तरह सारे ममालिक की सूरत हाल थी। तो उस वक्त हमारा जो इनरोलमेंट रेट था प्राइमरी लेवल पे वो था 64, जो रिटेंशन रेट था, यानी 100 में से सिर्फ 64 बच्चे हमारे दाखिल थे। ठीक है, 36 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। ये 2014-15 की बात। अब देखें, अच्छा, अब 2014 में रिव्यू किया गया तो ये पता चला कि कोई प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 2-3 काम किए गए। कौन कौन से काम किए गए? सबसे पहले तो ये है कि इन गोल्स का नाम चेंज किया गया। पहले था मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स और ये कितने थे? 8 थे। इसमें गोल 2 एजुकेशन से रिलेटेड था और इसका टारगेट ईयर था 2015। फिर क्या हुआ कि जी इसको रिव्यू जब किया गया तो इसके गोल्स बढ़ा दिए गए, 8 से कितने कर दिए गए? 17। 8 से 17, नाम मिलीनियम से सस्टेनेबल रख दिया गया। इधर गोल 2 एजुकेशन से रिलेटेड था, इधर गोल 4 एजुकेशन से रिलेटेड है, SDG जो है। ठीक है, अब इसका टारगेट ईयर MDGs का था 2015। ठीक है, ये 2000 से 2015 और इनका कितना है? 2030 है टारगेट ईयर, 2030 तक हम जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है MDGs और SDGs की। अब SDG क्या होता है? MDG मैंने बताया है आपको कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल है, 1000 साला मनसूबा को मिलीनियम बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी किसको कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आपके पास जो भी दस्तियाब वसाइल हैं आप उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाएँ।
तो इसको सस्टेनेबिलिटी, मिसाल के तौर पर पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उतना करें, उसको ज़ाया ना करें, ये होती है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नीड्स को जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरा करें, ज़ाया ना करें चीज़ें, ये सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ी मतलब है। अब मैंने बताया 2015 में 193 नेशंस इकट्ठी हुई, उन्होंने 17 गोल सेट किए। ठीक है, और गोल 4 एजुकेशन से रिलेटेड था। अब गोल 4 जो असल हमारा टारगेट था, जहाँ तक मैं ये आपको लाना चाह रहा था, वो यही बात है। SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। अब यहाँ पे दो बातें हैं, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। मैं पहले इंक्लूसिव पे आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें, ये आपकी समझ, आपको बात समझ सही तरह से आ जाए। अच्छा, अब ये देखें इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं? अगर यह आप इमेजेस देखें ना, तो इसमें आपको ये बच्ची व्हील चेयर पर नज़र आएगी, ये बच्चे भी व्हील पे, ये मुख्तलिफ़ रंगों के बच्चे, मुख्तलिफ़ कास्ट क्रीड कलर के, मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ के बच्चे। हमारे स्कूलों के अंदर ना WHO ये कहता है कि 10% बच्चे दुनिया में ऐसे हैं जो स्पेशल हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, सोचने का, जहन का कोई ना कोई मसला अल्लाह ना करे होता है। पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ, उसमें 4% पाकिस्तान में बच्चे हैं जो इस आते हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड आते हैं, यानी स्पेशल बच्चे या डिसेबल बच्चे आप कह लें। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हम करते हैं कि ये हम जो नॉर्मल बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो इन्हीं स्कूलों के अंदर, प्लीज़ अपने माइक ऑफ रखेंगे, आप सब काबिल एहतराम असातिज़ा कराम हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बात मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगी, मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, कि हमारे स्कूलों के अंदर जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं, फ़ाइन हैं, वो बच्चे आते हैं स्कूलों के अंदर। अब उसी स्कूल के अंदर, उसी क्लास के अंदर, उन्हीं बच्चों के साथ हम दो और तरह के बच्चों की एडिशन करें। अगर कौन से? वो बच्चे जो डिसेबल हैं, माइनर डिसेबिलिटीज़ जिनको हैं, और वो बच्चे जो हमारी माइनॉरिटी क्लासेज, पाकिस्तान में 5 मेजर माइनॉरिटी क्लासेज हैं, हमारी 3 से 5% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़ पे है, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, कादियानी हैं, और कौन है, और भी हैं जो तबके। तो अब ये जो इन माइनॉरिटीज़ के बच्चे और हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, जब ये सारे बच्चे एक ही क्लास के अंदर एक ही उस्ताद से, बग़ैर किसी फ़र्क के, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उस्ताद से पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन होपफुली क्लियर हो गई कि हम वापस आते हैं। तो ये कहता है जी इंश्योर इंक्लूसिव। अब दूसरी बात वो कहता है इक्विटेबल। अब इक्विटेबल को समझना है हमने। ये पिक्चर अगर आप देखें, इसमें है ये वर्ड इक्वालिटी, ये है इक्विटी। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस पिक्चर में फ़र्क क्या है, किस चीज़ को दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर? शाबाश जी, जल्दी से, किसी को समझ लगी हो तो। आप सारे माशाल्लाह सर। जी सर, इसमें एक कलर जो है डिफरेंस उसमें कलर डिफरेंस की बात नहीं है हेलो सर। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जो सर इक्वालिटी इसमें वाला दिखाया है है कि बच्चे को अपने बराबर खड़ा करना है, ना कि उसको किसी चीज का सहारा देके नो ऊपर करना है। नो नो सर नहीं, नो जो इक्वालिटी वाला है ना, नहीं उसमें सर, सबको सेम सहारा दिया गया है, जबकि इक्विटी में क्या है? जी बच्चों को उनके सलाहियत के हिसाब से सहारा दिया गया हेलो है, हाँ, अब ये बात मतलब इन्होंने नीड सही बेस्ड बताई। हेलो यस यस यस, चलें जी, सुने जी, जवाब जी आ गया। सर, अब मेरी सुने बस सर, आ गया जवाब, मेरी सुन ले। अब अभी रिसेंटली कुर्बानी हुई है, तो आपने कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया होगा यकीनन अपने आसपास ज़रूरतमंदों को। तो आपके पड़ोस में एक ऐसा घर है जहाँ पे सिर्फ 2 अफराद हैं, मियाँ बीवी, ज़रूरतमंद है, उनकी कुर्बानी नहीं थी, वहाँ पे आपने 1 किलो गोश्त दे दिया। उससे अगला घर भी ज़रूरतमंद है, वहाँ पे 8 लोग रहते हैं, इंतहाई गरीब फैमिली थी, डिज़र्विंग फैमिली, वहाँ भी आपने 1 किलो गोश्त दे दिया। इसको कहते हैं इक्वालिटी, बराबरी। आपने दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया है, ठीक है, एक जैसी तकसीम की है, दैट इज़ नोन एज इक्वालिटी। अब इक्विटी क्या होगी? इक्विटी क्या होगी? अब देखें कि एक जगह पे, एक घर में 2 बंदे हैं, वहाँ पे आप 1 किलो दे रहे हैं, वो उनके लिए मोर देन एनफ है। अब अगले घर में 8 लोग रहते हैं, वहाँ भी आप 1 किलो दे रहे हैं, वो तो उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो अब वहाँ पे आप क्या करते हैं? उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको 2 किलो दे देते हैं, 3 किलो देते हैं। ये होती है इक्विटी। इस पिक्चर में यही दिखाया गया कि ये 3 बॉक्सेस थे, तीनों को दे दिया गया एक एक। अब इसने उससे फ़ायदा उठा लिया पहले बंदे ने, ठीक है, दूसरे ने भी उठा लिया, लेकिन तीसरे को उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर हम देखें तो इस बंदे को ज़रूरत ही नहीं थी, इस रेड शर्ट को ज़रूरत ही नहीं थी इस बॉक्स की, इसके बगैर भी ये मैच देख सकता है। तो इक्विटी किसको कहते हैं? जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ें प्रोवाइड करना। अब हमारी क्लास के अंदर सारे बच्चे
एक जैसी सलाहियतों के हामिल नहीं होते। तो हमने कुछ बच्चे जो कमज़ोर हैं, डिसेबल हैं, ठीक है, उनको हमने ज़्यादा सपोर्ट देनी है। इसको कहते हैं इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी आपको पता है कि स्टैंडर्ड की एजुकेशन, मेयारी तालीम। तो ये फोकस है जी, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ये इसके सब गोल्स हैं, आप इनमें से कोई भी ना पढ़ें, कोई मसला ही नहीं है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से, मैंने ऐड किए हैं कि पास को स्टूडेंट सवाल करते हैं कि इसमें सब गोल्स भी हैं या नहीं है, तो आप इनको पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहे अपनी मर्ज़ी से बेशक पढ़ ले, ठीक है। ये नीचे वाले सब मैं भी इनको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने बस इतना याद रखना है। दरवाजा खोल लो, खुला ही है। सर ये दरवाज़ा खुलवाएं या बंद करवाएं, माइक ऑफ करके कराएं प्लीज़। अच्छा, तो ये SDG4 था। SDG4 से मुताल्लिक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप जी प्लीज़, फिर हम आगे चलते हैं जी। कोई मसला यहाँ तक? सर इसकी डेफिनेशन जो है वो दोबारा एक दफ़ा उसको मतलब समझा दें। शाबाश शाबाश इतना तो मैंने समझाया। इंक्लूसिव कहते हैं सारे बच्चों को शामिल करना, डिसेबल को भी, और जो होते हैं हमारे माइनॉरिटीज़ वाले। इक्विटेबल है कि जिस बच्चे को जितनी टीचर की सपोर्ट चाहिए उतनी दे, जिसको कम चाहिए कम दे, जिसको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा दे, एक जैसी ना दे, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग बच्चे को ज़िंदगी के हर फील्ड में आगे बढ़ने के मौके दिए जाएँ। ये SDG4 की डेफिनेशन है। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारा छोटा सा टॉपिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एमरजेंसी 8 मई 2024। पाकिस्तान ने 8 मई 2024 को पाकिस्तान में, चूँकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं WOSC हैं वो हैं 26 मिलियन, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि कॉन्फ्रेंस कॉल की है, एमरजेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशनल एमरजेंसी 8 मई को, ठीक है, पिछले माह 8 तारीख को। तो उसमें बल्कि पिछले साल 8 मई को, जिसमें फ़ोकस ये था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तमाम WOSC को स्कूलों में दाखिल किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त लेटेस्ट जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक 26.21 मिलियन, 2 करोड़ 61 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ठीक है। तो उसमें पंजाब में कितने? 11.73 मिलियन, यानी 11 करोड़ 11 कितने बनेंगे? 11 मिलियन क्या बनेंगे? 1 करोड़ 11 लाख 73 हज़ार, ऐसे बनेंगे ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं जी सर। हाँ, 1 करोड़ 11 लाख 73 हज़ार, ठीक है। ये बच्चे पंजाब में WOSC हैं। इसी तरह पाकिस्तान में 1 जनवरी 11 जनवरी, ये लेटेस्ट चूँकि चीज़ कॉन्फ्रेंसेज हैं, मे भी सवाल कोई आ जाता है तो 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, जिसको राब्ता अल आलम अल इस्लामी, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, इसने और पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री ने जॉइंटली इस जो है कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 2 दिन की मुनक़िद की। इसमें मलाला यूसुफ़ज़ई जो हमारी ग्लोबल नोबल पीस लॉरेट हैं, उसने भी इसमें शिरकत की थी, ठीक है। ये कब हुई थी कॉन्फ्रेंस? 11 से 12 जनवरी 2 दिन 2025 को इस्लामाबाद में हुई थी। राब्ता आलम अल इस्लामी, वर्ल्ड मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री ने इसको ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने ये एक और लफ्ज़ भी बड़ा सुना होगा, बड़ा पढ़ा होगा, 25A, आर्टिकल 25A, ठीक है। ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान के अंदर ना जब से पाकिस्तान बना है तो फेडरल एजुकेशनल जो फेडरल मिनिस्ट्री थी वो रिस्पॉन्सिबल थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो 2010 के अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसके अंदर 18वीं तरमीम की गई थी, 18th अमेंडमेंट। इसमें 2 काम किए गए। पहला काम किया गया आर्टिकल 25A, जो हर जगह आप पढ़ते सुनते हैं, जैसे SDG4 को पढ़ते हैं इस तरह इसको भी। तो आर्टिकल 25 एक तो ऐड किया गया। दूसरा, डिस्क्रिशन पावर दी गई प्रोविंसेस को, सवाबदीदी इख्तियारात के, वो डेलीगेशन की गई पावर की कि अपने फ़ैसले ख़ुद करें, ठीक है। करिकुलम ख़ुद बनाएं, टेक्स्ट बुक्स ख़ुद बनाएं, एग्ज़ाम ख़ुद कंडक्ट करें, स्कूल कब खोलने हैं, कब ओपन करने हैं, कब बंद करने हैं, ठीक है। सारे के सारी डिसीजन मेकिंग कौन करे? प्रोविंसेस ख़ुद करें, ठीक है। ये बाकी मामलात में भी दिया गया, लेकिन चूँकि हम एजुकेशन से हैं तो हम एजुकेशन की बात करेंगे। तो 2 चीज़ें। अब 2010 में आर्टिकल 25A इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 ये कहता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन ख़ुद प्रोवाइड करेगी। कौन? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
ये आर्टिकल 25A है कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2014 के अंदर पंजाब ने भी एक एक्ट पास किया है 2014। इसको हम डिटेल में, वैसे हमारे 3-4 एक्ट्स जो बाकी हमने पढ़ने हैं, जैसे पीडा एक्ट है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, पीडा 2006 का है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2011 का है, ये जो एक्ट है ये 2014 के। ये 3 मेजर एक्ट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे इनको 3-3 4-4 स्लाइड्स इन तीनों एक्ट्स की हम डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। तो इसमें भी यही कहा गया कि फ्री एजुकेशन तमाम बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। तो इसको इसकी बाकी डिटेल हम, ये थोड़ा सा कुछ बेसिक्स थी जो ज़रूरी थी समझना जानना। अब टॉपिक 2 है, माइक ऑफ करें प्लीज़। टॉपिक 2 है इनरोलमेंट टारगेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स, OOSE रिटेंशन रेट्स, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनरोलमेंट रेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो आप सब यकीनन बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये सर बशारत अली, आपका माइक ऑन है, चिड़िया शायद आपने ये रखी हुई है, प्लीज़ माइक ऑफ रखें। अच्छा, अब देखें जी, टॉपिक नंबर 2 हमारा इनरोलमेंट टारगेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स, OOSE रिटेंशन, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो अब इसमें सबसे पहले देखें इनरोलमेंट रेट क्या होता है। मैं यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ, पहले मिसाल को आप समझेंगे तो फिर इसको समझना आसान हो जाएगा। आप एक ऐसे एरिया से हैं, बिशारा साहब माइक आप ऑफ नहीं कर रहे, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है सर, मेहरबानी करें। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि आप एक ऐसे एरिया से हैं जिस एरिया में ना स्कूल होता है, और उस स्कूल में जहाँ जहाँ से बच्चे आ सकते हैं या आते हैं उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ स्कूल। क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया ऑफ स्कूल। मिसाल के तौर पे एक गांव के अंदर स्कूल है, तो उस गांव में जितने घराने जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं या वो घराने जहाँ से बच्चे स्कूल में आते हैं, उस एरिया तक, उस बाउंड्री तक उसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब उस कैचमेंट एरिया में हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल की एज है वो है 5 से 9 साल तक। तो हम ये देखेंगे, सपोज़ करें प्राइमरी स्कूल है, तो हम ये कहेंगे कि उस एरिया में कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 9 साल है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सपोज़ करें वो उन बच्चों की तादाद है 100, ठीक है। एक ही जॉइंट स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल XYZ कोई भी स्कूल है, वहाँ पे बच्चे और बच्चों की छोटा सा गांव है, टोटल तादाद है कितनी? 100। इनरोलमेंट रेट कैसे हम निकालते हैं? इनरोलमेंट रेट हम ये निकालेंगे कि वहाँ पे जो बच्चे काबिल इदखाल हैं या पढ़ सकने के काबिल हैं वो हैं 100, लेकिन पढ़ते कितने हैं? 75। तो इनरोलमेंट रेट कैसे निकलेगा? 75 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस तरह यानी ये रेशो होती है स्कूल इनरोलमेंट डिवाइडेड बाई स्कूल एज पॉपुलेशन, इसको इनरोलमेंट रेट कहा जाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट एंड नेट इनरोलमेंट रेट। आप सबको पिफ्रा से सैलरी स्लिप मिलती है जी? मिलती है सबको? ऑनलाइन सैलरी स्लिप ईमेल में आती है, उसमें आपकी ग्रॉस और नेट सैलरी लिखी होती है। कभी नोट किया है उसको, गौर किया है? जी सर, हर महीने। हर महीने करते हैं। अच्छा, कौन सी सैलरी ज़्यादा होती है, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस तो नेट क्या होती है, ग्रॉस क्या होती है? उसी से थोड़ा सा कोई मुझे बता सकता है तो बता दे। सर जो होती है ना, ओवरऑल होती है, और टैक्स वगैरह ओके, ठीक है, यस ठीक है। अब देखें, इसी तरह स्कूल के अंदर भी हमने 2 तरह की इनरोलमेंट का जिक्र करना है, ग्रॉस इनरोलमेंट एंड नेट इनरोलमेंट। इसको भी अगेन एक मिसाल से समझें। ये मेरे ही एक स्कूल है, शाह साहब मौजूद हैं, कामरान हैदर शाह साहब, वो भी ये क्लास ले रहे हैं गालबन। तो ये देखें, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है 53 TDA। इसमें सपोज़ कर लेते हैं टोटल जो स्कूल एज पॉपुलेशन है इसमें है 400 बच्चे। ये स्कूल एज पॉपुलेशन है ऑफिशियल। अब इसमें सपोज़ कर लेते हैं कि 250 बच्चे पूरे तलीमी साल के अंदर दाखिल हुए। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान पे है ना, कोई दुकान चला रहे हैं, तो आपकी उस दिन टोटल जितने भी आमदन हुई, आपके पास 50,000 रुपये की सेल हुई, ये टोटल है। अब उसमें से आपने जो खर्च किए वो बाद में हम निकालेंगे। इसी तरह स्कूल के अंदर एक तालीमी साल के अंदर टोटल जितने बच्चे दाखिल हुए, अभी वो जो छोड़ गए हैं, चले गए हैं, खुदा न खासा डेथ हो गई है, किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए, उनको हम नहीं छोड़े, टोटल फिगर देख रहे हैं कि कितनी है।
तो टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड इन स्कूल एक तालीमी साल के अंदर डिवाइडेड बाय ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन, तो टोटल स्कूल हम सपोज किया हमने कि 250 ऐड हुए हैं, टोटल है 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास ग्रॉस इनरोलमेंट रेट कितना आ जाएगा, 62.5%। ठीक है, अब इसमें से हमने उसको माइनस करना है जो ड्रॉप हुए हैं हमारे। ठीक है, ड्रॉप कितने हुए हैं, सपोज़ हम कर लेते हैं कि इस 250 में से 10 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ गए, किसी दूसरे स्कूल में चले गए या कहीं भी चले गए। ठीक है, तो अब ये 10 बच्चे हमारे कम हो गए, तो टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड एंड रिटेन्ड। ठीक है, इनरोल्ड एंड रिटेन, वो बच्चे जो स्कूल में दाखिल भी हुए और वो रिटेन भी रहे, उनको हम क्या कहेंगे, ठीक है, उनको डिवाइड करेंगे टोटल स्कूल पॉपुलेशन पे। अब टोटल तो वही है 400, तो ये 10 इसमें से कम हो गए 250 में से, तो 240 तकसीम 400 ज़रब 100, तो ये हमारे पास आ गया 60%। ठीक है, तो याद रखिएगा कि NER नेट इनरोलमेंट रेट हमेशा लेसर देन GER होती है, ये GER से कम होती है हमेशा। ठीक है, तो अभी हम पंजाब का नेट और ग्रॉस इनरोलमेंट रेट देखेंगे तो कि कितना है। अच्छा, आपको ना अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाया, ख़ास तौर पर आप में से वो लोग जो यंग हैं और कल को किसी भी इम्तिहान की तैयारी करेंगे। मैं 2-3 डॉक्यूमेंट्स का आपको नाम बताता हूँ इस एजुकेशन के हवाले से। आपने कभी भी आगे बढ़ना है ना तो ये डॉक्यूमेंट्स रीड करके जाइएगा। नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट होती है, इस साल की भी अभी ये 9 जून को पब्लिश हुई है, 2 वीक्स पहले। ठीक है, इसमें लेटेस्ट चीज़ें होती हैं आपकी हर एक डिपार्टमेंट की। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, और हम चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो हम फिर एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं। कि इसी तरह पंजाब एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, तो वो एक और सर्वे है, उसको भी आप देखा करें। उसमें एजुकेशन की जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स होती हैं, रेशोज़ होती हैं, परसेंटेज होती हैं, वो उसी के अंदर आती हैं। अभी किसी और का माइक ऑन है, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कौन है, काइंडली चेक कर लें। ये बाकी लोग फिर डिस्टर्ब होते हैं किसी एक के माइक की वजह से, प्लीज़। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये है जी ग्रॉस इनरोलमेंट रेट पंजाब का लेटेस्ट, ये कब पब्लिश हुआ, 9 जून 2025 को। अब यहाँ पे 4 बातें और याद करें। सबसे पहले पाकिस्तान में जो एक बात और नोट करें कि पाकिस्तान में जो EC एजुकेशन है ना, ये कंपलसरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर EC एजुकेशन क्या है, कंपलसरी नहीं है। सर ये माइक किसका ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। ये रिजवान जुबैर है, कोई बंदा पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को। रिजवान जुबैर है। रिजवान जुबैर साहब अपना माइक प्लीज़ ऑफ करें सर, आपकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज़। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ना एक तो जैसे हम कहते हैं कि जी 5 से 16 साल, अभी हमने पढ़ा है कि 5 से 16 साल तक की एजुकेशन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये कंपलसरी है, लाजमी तालीम है ये। ठीक है, इससे ऊपर वाली भी लाजमी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत ने देनी है। अब तो इससे नीचे वाली EC की जो ऑफिशियल एज है वो कितनी है, 3 से 5, ये भी लाजमी नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन नहीं है। तो ECE के लिए जो ऑफिशियल एज है वो कितनी है, 3 से 5 साल। आप में से हमारा, चूँकि मैं बकर से हूँ तो बकर में हमारे बहुत सारे स्कूल हैं। इस तरह पंजाब के 11 अजला ऐसे हैं जहाँ पे PHCIP प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे EC रूम दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे उन असातिज़ा कराम अगर उनमें से किसी स्कूल का है तो उन्हें ये बात शायद समझ आएगी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जो बच्चे हम दाखिल करते हैं उनकी एज कितनी होती है, मिनिमम 3 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर। ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 है ना, उसमें ये ऑफिशियल एज डिक्लेयर की गई थी, ये वाली भी और ऊपर वाली 3 अभी मैं बता रहा हूँ आपको बाद में। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपकी करंट एजुकेशनल पॉलिसी कौन सी है, तो आप यही बताएंगे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009, और उसी के अंदर ये EC की एज और प्राइमरी, मिडिल और जो मैट्रिक की एज है हम लेते हैं। अब प्राइमरी की एज कितनी है, 5 से 9 साल, मिडिल की कितनी है, 10 से 12 साल, मैट्रिक की कितनी है, 13 से 14 साल। हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं की तालीम को स्कूल एजुकेशन माना जाता है, अलबत्ता वो होती कॉलेजेस के अंदर है, तो उसकी एज है 15 से 16 साल। ठीक है, तो अब ये देखें कि अब पंजाब का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है वो कितना है। मैं टोटल की बात करूँगा, मेल फीमेल पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ टोटल पे। ये आप सर्वे रिपोर्ट डाउनलोड करके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, मुकम्मल रिपोर्ट।
तो ये टोटल हमारा, मैं पाकिस्तान को भी स्किप कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ पंजाब को आपने देखना है और टोटल देखें। ग्रॉस इनरोलमेंट रेट हमारी प्राइमरी लेवल पे है 92%। इसका मतलब क्या है कि 100 में से 92 बच्चे हमारे क्या हैं पंजाब के अंदर प्राइमरी लेवल के स्कूलों में आते हैं, 8% आते ही नहीं हैं। ठीक है, अच्छा तो इसमें से कितने बाकी बचते हैं? 70%, यानी 22% बच्चे फिर ड्रॉप हो जाते हैं। 92 आते हैं, ये ग्रॉस है, तो नेट कितना बचता है? 70, 22 ड्रॉप। इसी तरह मिडल के आप देखें तो 67% हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों में आते हैं, यानी 100 में से 67 आते हैं और 33 नहीं आते। इन 67 में से भी मज़ीद फिर निकल जाते हैं, कितने बचते हैं? 41। ठीक है, ये कितने बचेंगे? 36 बनेंगे ना, तो 36 मज़ीद निकल जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेकेंडरी की बात करें तो 100 में से 65 बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर, 35 नहीं आते। उन 35 में से फिर 35 निकल जाते हैं, सिर्फ 30% बच्चे हैं जो कि मैट्रिक की डिग्री करते हैं। ये आपकी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पंजाब की लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं 9 जून 2025 तक के। ठीक है जी, अब हम देखते हैं ड्रॉप आउट। अब वो तो इनरोलमेंट देखा, अब ड्रॉप आउट किसको कहते हैं? एक तालीमी साल में एक बच्चा अपना वो एकेडमिक ईयर कंप्लीट करने से पहले स्कूल छोड़ के चला जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉप आउट। सरकारी खाते में ये ड्रॉप आउट उस सूरत में नहीं होगा, स्कूल के खाते में तो होता है, साफ ज़ाहिर है। सरकारी खाते में नहीं होगा जब किसी बच्चे की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो किसी दूसरे स्कूल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में चल। इन दो सूरतों में ड्रॉप आउट सरकारी ख़जाने में, सरकारी खाते में इसको कंसीडर नहीं किया जाता, स्कूल के खाते में ये होता है। अब ड्रॉप आउट रेट देखें पंजाब का। ठीक है, 92 था, तो उसमें से 70 आते हैं, 92 बच्चे आते हैं, 70 रहते हैं, 22 निकल जाते हैं, 22 ड्रॉप है प्राइमरी लेवल पे। मिडिल लेवल पे देखें 67 आते हैं, ठीक है, 41 रहते हैं, 26 यहाँ से निकल जाते हैं। मैट्रिक पे 65 आते हैं, 30 बचते हैं, 35 और छोड़ जाते हैं। तो ये हमारा ड्रॉप आउट रेट। मैंने गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ टोटल फिगर को देखना है, मेल फीमेल पे नहीं जाना, ये याद भी नहीं होगी और सारे मिक्स भी हो जाएंगी, सिर्फ टोटल फिगर देखें। अब हम बात करते हैं रिटेंशन रेट की। रिटेंशन रेट से मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रिटेन्ड इन अ सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल्ड एट द बिगनिंग, कि कितने बच्चे दाखिल हुए थे, उनमें से रिटेन कितने रहे हैं। तो ये वही फार्मूले को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब ये देखें कि उसमें 92 था, 22 ड्रॉप हुए, 70 रिटेन रहे। वो जो आपकी NER है, यही वही वाली रिटेंशन है आपकी। ठीक है, मिडिल लेवल पे 41% हैं, मैट्रिक पे 30 हैं और प्राइमरी पे 70% है। मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो प्री प्राइमरी एजुकेशन या EC एजुकेशन है, चूँकि वो कंपलसरी नहीं है तो इसलिए उसके फैक्ट्स एंड फिगर हमने ऐड नहीं किए। अब ये पाकिस्तान की और पंजाब का जो लिटरेसी रेट है, इसको भी देख लेते हैं, मैं भी पूछा जाए तो पाकिस्तान का मौजूदा लिटरेसी रेट जो है टोटल कितना है? 62 मैंने बोला था, 60.65 है, सॉरी 60.65 है। कितना है जी? 60.65 है। पंजाब का टोटल कितना है? 66.25। ठीक हो गया। तो इसमें पंजाब में जो मेल है, मेल का लिटरेसी रेट वो 71.98 है, फीमेल 60.19 है, ट्रांसजेंडर 41.3, टोटल 66.25 है। जबकि पाकिस्तान का 60.65 है। इसमें भी आप जो है ये टोटल याद रख लें तो काफ़ी है। पंजाब का मेल और फीमेल याद कर लें, मज़ीद रूरल अर्बन को छोड़ दें। ठीक है, पंजाब का टोटल याद रखें 66.25 है, मेल का 71, फीमेल का 60, 71.98, 60.19। और पाकिस्तान को टोटल कितने? 60.65, 60.65 पाकिस्तान का मौजूदा लिटरेसी रेट है। उसके बाद है जी इनरोलमेंट कैंपेन। यहाँ तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? जी प्लीज़, या आगे चलें। सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम, सर बच्चे पर तादाद है 215 और सर हम बच्चे को 2 बच्चे डिलीट हो गए हैं और दोबारा फिर 2 नए दाखिल कर दें, तो क्या सर वो रिटेंशन में या ड्रॉप आउट में शो होते हैं? देखें, एक्चुअल में तो वो ड्रॉप हुए हैं आपके। हम क्या करते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं
मिसाल के तौर पर जी सर। मैं एयू हूँ तो मैं अपने किसी हेड से पूछूंगा ना कि सर आपने 31, अच्छा हमारी बेस लाइन जो है ना वो 31 अक्टूबर की होती है। मैं हेड से पूछता हूँ या मैं हेड हूँ, मेरा एयू मेरे से पूछता है तो मैं कहता हूँ सर 31 को 102 बच्चे थे, आज भी 102 हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं उस बच्चे को स्कूल से लीव आउट भी उस वक्त करता हूँ जब तक मुझे कोई अल्टरनेटिव मिलता नहीं है। ठीक है, तो जी सर। साहब हाँ, तो ये बाई रूल तो वो ड्रॉप है ना, ड्रॉप फार्मूले के मुताबिक, लेकिन हम शो नहीं करते। तो इसलिए आपका जो सवाल है उसका जवाब है कि वो 2 बच्चे ड्रॉप हुए हैं आपके। अच्छा, जी सर। ये देखें जी, इनरोलमेंट कैंपेन ये जो लेटेस्ट हमारी चल रही है उसमें हम बाकी नोटिफिकेशन को तो डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पे हेड टीचर का क्या रोल है, हेड टीचर किस तरह से इस इनरोलमेंट को बढ़ा सकता है, रिटेंशन मैक्सिमाइज़ कर सकता है, ड्रॉप आउट को ज़ीरो कर सकता है या ज़ीरो करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इसमें रोल ऑफ़ हेड टीचर हम देखते हैं एज़ पर SED नोटिफिकेशन। ये अभी 25 का ही नोटिफिकेशन है इसी इनरोलमेंट कैंपेन का। हेड टीचर शैल पे देयर रोल टू सक्सेस द इनरोलमेंट कैंपेन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट इन दिस कनेक्शन फॉलोइंग स्टेप शैल बी टेकन बाय द HTs। सबसे पहले टू कन्वीन मीटिंग्स ऑफ इनरोलमेंट ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन स्कूल। सबसे पहले वो ये करेगा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए मीटिंग कॉल करेगा। वो मीटिंग किस किस की होगी? स्कूल काउंसिल, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग होगी। कब? वीकली बेसिस पे, हफ्ते में एक बार। पेरेंट टीचर मीटिंग महीने में एक बार। एलुमिनाई जो साबका स्टूडेंट होते हैं उनको एलुमिनाई बोलते हैं, उनके साथ रैंडम में, इनके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो वो वीकली मीटिंग करे अपने स्कूल काउंसिल के मेंबरान के साथ, वालदेन के साथ महीने में एक बार मीटिंग। ये पहला काम हो गया हेड का। दूसरा है टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट थ्रू मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीचेस इन मॉर्निंग असेंबली फॉर कैंपेनिंग ऑफ इनरोलमेंट ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। मैं जब अपने स्कूलों में जाता हूँ तो यही हेड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चे सबसे ज़्यादा आपको OOC आइडेंटिफाई करके दे। इन्हें पता होता है कि हमारे गली में, मोहल्ले में, घर के आसपास कौन सा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता। तो हमने कई बार ऐसी कोशिश भी की और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रहे हैं कि वो बच्चे हमें आके बताते हैं कि हमारी गली में, हमारे घर के साथ फ़लाँ जगह पे बच्चा है, वो किसी भी स्कूल में नहीं जाता। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें। ठीक है, जो वालदैन नहीं पढ़ाते उनके पेरेंट्स को, रिलेटिव को इनकरेज करें कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। इनकरेज फ्रेंड, यंगर ब्रदर एज़ वेल एज़ नेबर टू ब्रिंग आउट जो किसी बच्चे का कोई दोस्त है जो नहीं आता, किसी बच्चे का कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, तो उनको हम मोटिवेट करें कि वो बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ। उनके लिए फिर हम कोई रिवार्ड वगैरह, अप्रिसिएशन, कोई सर्टिफिकेट उनको दे दें। क्लास इंचार्ज शैल आल्सो मोटिवेट द स्टूडेंट। अब क्लास इंचार्ज की ज़िम्मेदारी है कि वो भी ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपना की रोल, पिवटल रोल प्ले करेगा। क्लास इंचार्ज शुड आल्सो मोटिवेट द मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अब आपको पता है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन भी हो रही हैं, स्टूडेंट काउंसिल्स भी चल रही हैं। ठीक है, तो पंजाब के अंदर जो स्टूडेंट काउंसिल्स के नुमाइंदगान हैं उनको मोटिवेट करे हर क्लास का, अगर इंचार्ज अगर उसकी क्लास में कोई जो है वो ऐसा बच्चा मौजूद है। तो स्टूडेंट काउंसिल पे भी हम 1-2 स्लाइड इंशाल्लाह आगे किसी लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, डिस्प्ले बैनर, पोस्टर, पैनाफ्लेक्सेस, फ्लायर्स फॉर इनरोलमेंट। तो ये स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, अपनी कम्युनिटी में। अच्छा, ये जो कम्युनिटी है वो एरिया क्या कहलाता है जहाँ से बच्चे आते हैं? शाबाश, क्या कहलाता है, क्या नाम देते हैं उसको टेक्निकली? कैचमेंट एरिया। यस, कैचमेंट एरिया में हम क्या करेंगे? जगह जगह पे पोस्टर्स लगाएंगे। अरेंज फंक्शन ऑन वीकली और मंथली बेसिस फॉर गिविंग अप्रिसिएशन लेटर, यानी हम अब वो बच्चे हमारे मंथली या जो क्या होते हैं क्लास इंचार्ज को दें जिसकी इनरोलमेंट सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इनरोलमेंट कप अवार्डेड टू द क्लास, पूरी क्लास को हम दें जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नहीं है या किसमें कोई बच्चा ड्रॉप नहीं होता। बैज एम्बेसडर, यानी उन स्टूडेंट को जिन्होंने हाईएस्ट एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर, उनको कोई मेडल दे दें, उनको कोई बैज दे दें, एम्बेसडर ऑफ स्कूल, एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन के नाम से। इसी तरह डेप्टी DEO जो है वो भी अपनी जो हाईएस्ट इनरोलमेंट वाले स्कूल हैं तहसील लेवल पे, वो उनको इनकरेज करे, उनको एप्रिसिएशन लेटर दे। वीडियोज़ और पिक्चर्स जो है वो रेगुलरली जो ऑफिशियल ग्रुप्स में है एडमिशन की, वो हेड की ज़िम्मेदारी है कि वो भेजता रहे। ठीक है, ये कुछ एडिशनल जो है वो वेज़ हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सर्वे करे, उस्ताद या अपने साजा से कराए,
और उनका डाटा मेंटेन रखें। हमारे पास LHVs होती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, और इसी तरह हमारे पास होती हैं सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल। तो इन दोनों के पास डाटा होता है न्यू बॉर्न बच्चों का, तो उनसे हम डाटा ले सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस हो, ठीक है, हम सोशल मीडिया के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, स्कूल काउंसिल के थ्रू लोगों को, वालिदैन को मोटिवेट करें। पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे अभी बात हुई है कि हफ्ते में मिनिमम एक रखनी है हमने, ठीक है। स्टूडेंट जो साबका स्टूडेंट है स्कूल के, उनके साथ कांटेक्ट करना है। हर स्कूल अपना एनुअल इनरोलमेंट प्लान बनाएगा। मिसाल के तौर पर एक हाई स्कूल है, उसकी तादाद 450 है, वो प्लान बनाएगा कि मुझे 10%, यूजुअली हमारे यहाँ 10% इनरोलमेंट टारगेट बेस लाइन 31 अक्टूबर पे अलॉट होता है, बट रिसेंटली जो लास्ट ईयर था इसमें 5% दिया गया बेस लाइन के ऊपर, यानी आपकी जो टोटल इनरोलमेंट 31 अक्टूबर की है उस पर 5% का इजाफा आपने करना है, क्योंकि 10% हमारा पंजाब का कभी भी अचीव नहीं हुआ। पंजाब में इस वक्त भी जो टारगेट है वो 2 मिलियन बच्चे हैं, 20 लाख बच्चों को दाखिल करना है। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, 1.1 मिलियन बच्चे एडमिट हो गए हैं। मैंने उनका रेफरेंस दिया है, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात की थी। तो डेवलप स्कूल वाइज एनुअल प्लान, आप एनुअल प्लान बनाएं और उसकी मंथली बेसिस पे मॉनिटरिंग करें। अब 450 तादाद वाला है, ठीक है, उसने 5% अगर इनरोलमेंट करनी है, ठीक है, तो ये कितने बनेंगे 5%, 23 स्टूडेंट। तो उन 23 बच्चों का उसने अगर दाखिला करना है तो उन 23 बच्चों के लिए साफ ज़रा उसको देखना पड़ेगा मंथली कितने बच्चे उसके दाखिल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट टीचर रेशो, जिसको हम प्यूपल टीचर रेशो भी कहते हैं, STR या PTR, ये अभी तक जो फार्मूला चल रहा है वो 41 का है, अभी चेंज नहीं हुआ। रैशनलाइजेशन भी इसी बेस पे शायद वो करेंगे, ठीक है। तो उस ये मेंटेन रखनी है। स्कूल के अंदर जितने भी मिसिंग रिसोर्सेज हैं, फर्नीचर नहीं है बच्चों के लिए, इवन फर्नीचर भी नहीं है, नीचे बैठने के लिए दरियाँ या चटाइयाँ भी नहीं है, ठीक है, रूम्स नहीं है, पानी और बिजली का बंदोबस्त नहीं है, वाशरूम नहीं है, मतलब AV एड्स नहीं है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो टीचर को, हेड टीचर को चाहिए कि इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, कम्युनिटी को उसमें ऐड करें, पेरेंट्स को ऐड करें, स्कूल की अच्छी पॉजिटिव चीज़ें डेली बेसिस पे शेयर करें, ताकि कम्युनिटी का जो माइंड सेट है हमारे पब्लिक स्कूल के रिगार्डिंग वो थोड़ा सा चेंज हो। कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस्मानी सज़ा मुकम्मल नहीं होगी। बुलिंग, हरासमेंट जिसे हम कहते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। इनको हम पढ़ेंगे अभी दोनों को। कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट दें कि बच्चा खुश होकर स्कूल के अंदर आए। उसमें को करिकुलर एक्टिव स्पोर्ट्स डेज़ हैं, इस तरह कलर डेज़ हैं, कोई रिलीजियस डेज़ हैं, कोई कल्चरल डेज़ हैं, ये सेलिब्रेट कराएं ताकि बच्चा थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। और नीडी स्टूडेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। हमारी जो पैडागोजी यानी टीचिंग मेथड्स होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली हमारी इनरोलमेंट कैंपेन चल रही है, इसका स्लोगन है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। 2025 का पंजाब का एडमिशन स्लोगन क्या है, नारा क्या है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अब इस इनरोलमेंट फ़ेज़ को, इनरोलमेंट कैंपेन 2025-26 को 2 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। एज़ यूजुअल पहले भी यही प्रैक्टिस होती है कि 50% जो टारगेट है वो छुट्टियों से पहले अचीव करना है, 50% आफ्टर समर वेकेशंस। तो 1 अप्रैल से चूँकि सेशन स्टार्ट होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मई तक 50% टारगेट अचीव करना है, ठीक है। सेकेंड फेज़ में 14 अगस्त से 31 अक्टूबर ये हमने रिमेनिंग 50%, टोटल 100% अचीव करना है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारे यहाँ 16 ईयर तक है। पाकिस्तान में 2 मिलियन बच्चे, पंजाब के अंदर जो इनरोलमेंट टारगेट है इस साल का वो 2 मिलियन है स्कूलों के लिए, उसमें 1.1 मिलियन, 20 लाख दाखिल करने हैं, 11 लाख हो चुके हैं। अगर कोई फ़ीमेल सर्वे करने जाती है, मेल तो एक जा सकता है, तो मिनिमम 2 जाएंगे, एज़ पर दस्तूरुल अमल 2 जाएंगी। कोई टॉलरेंस नहीं होगी ड्रॉप आउट पे। पंजाब ने न्यू डील प्रोग्राम 2018 से 23 भी इंट्रोड्यूस करवाया था 100% इनरोलमेंट के लिए। इस तरह पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्लान 19 से 24, इसने भी 100% रिटेंशन पे फोकस किया है, ठीक है जी। 100% रिटेंशन होनी चाहिए। तो अभी जो इस साल हमारा है जो एकेडमिक ईयर, ये नोटिफाई हुआ है जी 4 अप्रैल को हुआ है कि जी इस साल हमारा तालीमी साल होगा 7 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये सवाल आ सकता है कि रवां साल हमारा जो एकेडमिक ईयर है कब शुरू हुआ, कब एंड होगा। 7 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल एकेडमिक ईयर है।
ड्रॉप आउट की अच्छा, मैंने एकेडमिक ईयर और वो बताए थे फाइनेंशियल ईयर, कोई बता सकता है एकेडमिक ईयर क्या ड्यूरेशन क्या है, फाइनेंशियल ईयर का क्या है, और इसी तरह कैलेंडर ईयर क्या है, और कौन सा था, सेंसस ईयर। शाबाश, कोई बता दे चारों ईयर्स। जी सर एकेडमिक ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हम्म सेंसस ईयर जो है वो 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक होता है। जी जी बिल्कुल। और सर जो और कैलेंडर ईयर है वो कैलेंडर 1 जो है वो जनवरी से 10 जनवरी से दिसंबर 31 दिसंबर। दिसंबर तक होता है। ठीक है, और सेंसस ईयर जो है वो नवंबर से। ओके जी। फाइनेंशियल ईयर, सर यकम नवंबर से इकतीस फाइनेंशियल ईयर वो रहेगा ये 1 जून से जुलाई से 1 जुलाई से 1 जुलाई 31 से जून तक 30 जून तक। यस। अच्छा, ड्रॉप आउट की वजूहत क्या होती है? थैंक यू सो मच, बड़े लायक असाज़ हैं ड्रॉप माशाल्लाह। आउट की मेन वजूहत जो है वो बच्चों की लेबर के लिए जो है वो पेरेंट्स अवेल करते हैं, बच्चों को नहीं हाँ भेजते स्कूल। यस किसी बच्चे की शादी हो जाती है दौरान में, किसी बच्चे का कोई मसला बन जाता है, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, बास बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो कहीं और चले जाते हैं। मेन वजह यही होती यस। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के वालदैन बेरोजगारी है, बेरोजगारी है जी। लेबर की ओके जी, ओके सुने जी। पेरेंट्स का गुजरो सारा नहीं होता तो पॉवर्टी एंड लेबर के लिए यस, पॉवर्टी एंड जी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं वालदैन। यस हमारे जी। स्कूलों के अंदर असातिज़ा कम है, ठीक है, बच्चे जाते हैं तो वो फिर ऐसे ही बैठ के वापस आ जाते हैं। कुछ टीचर जो है वो पढ़ाने में भी थोड़ी सुस्ती करते हैं। इनकम्पिटेंट टीचर जो होते हैं जिनकी वजह से बाकी अच्छे असातिज़ा भी बदनाम होते हैं। मल्टी ग्रेड टीचिंग है, एक टीचर है 4-4 क्लासेस वो पढ़ा रहा है, किसी बच्चे की 3-3 दिन बारी भी नहीं आती कुछ पढ़ने की, तो साफ ज़ाहिर है कि वो वालदैन कहाँ उसको पढ़ाएं। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है स्कूल का, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। बच्चे आएंगे, उस्ताद आते ही गालियाँ शालियाँ देगा, कोई 2-4 के तुमने सफाई नहीं की, कुर्सियाँ बाहर नहीं निकाली, टेबल बाहर नहीं निकाली, तो वो पहले ही सहमे हुए गरीब तबके के बच्चे फिर मज़ीद सहम जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम किसी हजाम की दुकान पे, किसी वर्कशॉप पे, ठीक है, तो किसी गाड़ी के मैकेनिक बन जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें सीख लें ताकि अपना कोई दर्जी बन जाएं। लैक ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है, ना क्लासरूम प्रॉपर है, ना फर्नीचर है, ना कोई वाशरूम है। स्कूल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, काफ़ी फासलों पे स्कूल हैं, बच्चे आते हुए जब आजकल जैसे गर्मियों का मौसम बच्चे उकता जाते हैं। कारपोरल पनिशमेंट, उस असातिज़ा सज़ा देते हैं। अब ये अभी रिसेंटली एक वाक़या है कि एक बच्ची जो है ना वो बड़ी लायक थी, टीचर ने उसको मारा है, तो उसके वालिद ने कहा कि मैं अब बच्ची को स्कूल नहीं भेजूँगा। आगे है सर। अच्छा, लैक ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है ना बच्चों को, ना टीचर को, ना पेरेंट्स को। फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर कम है। वालदैन इलिटरेट हैं, वो कहते हैं कि पढ़ लिख के हम क्या करेंगे या हमारे बच्चे क्या करेंगे। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। ये काजेज़ हैं। अब इसको हम ड्रॉप आउट को, एब्सेंटीज़म को बेहतर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कुछ सजेशन है कि हम मोटिवेट करें वालदैन को कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। चाइल्ड राइट बेस्ड एजुकेशन, वही चीज़ें जो इसके मसाइल हैं उनको ख़त्म कर दें, तो ये हमारे पास एक टूल है कि हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल का इन्वायरमेंट इंक्लूसिव बना दें, अट्रैक्टिव बना दें, टीचिंग लर्निंग बेहतरीन और मॉडर्न होनी चाहिए। जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दें। कारपोरल पनिशमेंट से बिल्कुल अवॉइड करें। बच्चों के साथ पॉजिटिव रैपो यानी अच्छा फ्रेंडली माहौल हो, टीचर का कोई सख्ती ना हो। स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज़ कराएं। ये कुछ वेज़ हैं कि जिससे हम ड्रॉप आउट को या बच्चों की गैरहाज़िरी को कम कर सकते हैं। जी, क्या सवाल था आपका? ऐसा वो क्वेश्चन नहीं था, मैंने ये बताना था कि जो बच्चे गरीब है ना बच्चियां, तो उनका होता है कि डिस्टेंस से आती हैं तो उनको हम रेंट वगैरह पे करते हैं रिक्शे का, या उनको बुक्स वगैरह ले दें, हाँ तो जी, वो हाँ जी। ड्रॉप आउट पे अच्छा इफेक्ट बच्चे आ हाँ, जाते हैं उसको। मतलब वही फाइनेंशियल असिस्टेंट जिसमें हेडिंग आई है ना कि फाइनेंशियल जी। असिस्टेंट टू नीडी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉप आउट को कम करने की मेरे से ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप लोग इससे बेहतर वाकिफ़ हैं, फील्ड में होते हैं स्कूलों में। उसके बाद है जी चाइल्ड लेबर। पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा है ना वो कौन होता है? 14 साल या इससे कम उम्र का कोई भी इंडिविजुअल, मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो उसको हम चाइल्ड कहेंगे। कितनी साल का? 14 साल का। इससे ऊपर वाला बच्चा नहीं है, वो फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है, अडल्ट हो जाता है। तो
चाइल्ड क्या है, चाइल्डहुड की वैसे जो एज है ना, मतलब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये नहीं है, मैं वो बता नहीं रहा, उसके फिगर नहीं बताता ताकि फिर मिक्स ना हो जाए कल को। 14 साल पाकिस्तान में चाइल्ड की एज है, बस ये याद रख लें। अब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड UNCRC ये 1990 में हुई थी, जैसे जॉमटन कॉन्फ्रेंस IFA हुई थी 1990 में, भी ये भी 1990 में हुई थी, तो पाकिस्तान ने भी अटेंड की थी। उसमें बच्चों की जो सेहत है और जो बच्चों की जो एजुकेशन है ना, इस पे कंप्रोमाइज़ ना करने पे तमाम गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था। तो चाइल्ड लेबर क्या है, पाकिस्तान ने भी उसी में, ये इसका सिग्नेटरी है, इसका पार्टिसिपेंट है, तो पाकिस्तान ने भी ये जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है या रेटिफाई की हुई है। तो चाइल्ड लेबर एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे की चाइल्डहुड डिग्निटी, फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। पाकिस्तान ने भी फिर 1991 में, इसके एक साल बाद ही 1991 में अपना एक्ट भी बना दिया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1991 में बना। फिर ये 2020 में इसमें अमेंडमेंट भी हुई है। इसका आर्टिकल 11 ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा जिसकी एज 14 साल या इससे कम है वो किसी भी चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोई किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व कर रहा है उसको 1 साल सज़ा कैद, 20,000 जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चाइल्ड लेबर को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है उस पर हम बात नहीं करेंगे। ट्रुएंसी किसको कहते हैं? स्कूल से बग़ैर किसी वजह के एब्सेंट रहना ट्रुएंसी कहलाता है, गैर हाज़िरी, एब्सेंटिज़म। उसके बाद है जी बुलिंग। बुलिंग किसको कहते हैं? एक बच्चा है जिसकी कोई आँख का थोड़ा सा मसला है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको वो थोड़ा सा डिफरेंटली एबल है, टांग का मसला है या किसी भी इसी तरह बॉडी ऑर्गन का कलर का मसला है, बालों का मसला है, कोई भी, ठीक है, या उसकी ज़ुबान में कोई लुकनत मौजूद है, इस तरह का कोई भी इशू है। अब बाकी बच्चे क्या करते हैं, उसको उसकी कास्ट पे, उसकी क्रीड पे, कलर पे, उसकी एबिलिटीज़ पे, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर पे उसको क्या करते हैं, टीज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, थ्रेट करते हैं, उसको इसकी तौहीन करते हैं, हरास करते हैं, फ़िज़िकली, वर्बली, इमोशनली, किसी भी तरह से। इसको बुलिंग कहा जाता है। इसमें वो बच्चा जिसको डिस्टर्ब या तंग किया जाता है, जैसे ये बच्ची आपको पिक्चर में इसको क्या कहते हैं, बुली कहा जाता है। इसको विक्टिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्टिम। बुली कौन होता है? वो बच्चा जो उसको तंग कर रहा होता है वो बुली कहलाता है। और क्रू या बेस्टेंडर या विटनेस कौन होते हैं? वो बच्चे जो देख रहे होते हैं, रोकते नहीं हैं, उनको क्रू कहा जाता है। ठीक है जी। अब बुलिंग की 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बुलिंग ये है कि ज़बानी या फ़िज़िकली, यानी गाली दे दी या उस पर कोई नाम रख लिया उस पर, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट बुलिंग। या फिर ये है कि उसको कोई धक्का दे दिया, उसको बैठने ना दिया, ये होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है कि उसको कहना कुछ नहीं है लेकिन उसको इस तरह से इमोशनली तंग करना है। जैसे मिसाल के तौर पर टीचर ने कहा 4-4 के ग्रुप बना लें, तो वो बच्चा अकेला है, वो उसको कोई भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह की जो है वो इनडायरेक्ट बुलिंग कहलाती है। इससे अगर इसको हम अवॉइड करें तो कैसे हम कर सकते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन से बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। बच्चों के अगर कोई मसाइल हैं तो क्लास के अंदर उन तमाम मसाइल को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करके और बच्चों को क्लियरली बताएं कि जो बच्चा ये काम करेगा उसकी ये सज़ा है, और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। और जो भी आप रूल्स रेगुलेशन इस मामले में बनाएं उनको रेगुलरली वॉच भी करें, इग्नोर ना करें। उसके बाद है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं जिस्मानी सज़ा। जानबूझ के बच्चे के बिहेवियर को ठीक करने के लिए या उसको सुधारने के लिए जो उसको हम जिस्मानी सज़ा देते हैं ना, इंटेंशनल, जानबूझ के, इन्फ्लिक्शन, सज़ा ऑफ फिज़िकल पेन, जिस्मानी सज़ा, ठीक है, तो वो जो हम देते हैं ताकि बच्चे का बिहेवियर दुरुस्त हो जाए, तो इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। हम ये समझते हैं कि इससे बच्चा ठीक होता है, हालांकि बच्चे के अंदर खौफ, सप्रेशन, नेगेटिव इमोशन, ना पढ़ने की आदत, उसका गलत बिहेवियर, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। यूनाइटेड नेशन ने 1990 में यही चाइल्ड राइट पे बात की थी, जो अभी हम चाइल्ड लेबर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पाकिस्तान, उसका आर्टिकल जो है ना, हमारा एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, उसका आर्टिकल 11 और ये आर्टिकल 37 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि किसी भी बच्चे को आप क्रूअल, इनह्यूमन बिहेवियर उसके साथ या कोई टॉर्चर आप नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते बच्चे को। अब बच्चे की उम्र क्या होगी जी? कितनी होगी एज? 14 साल। 14 साल। यस। तो 4R क्या है? रेवेंज। बच्चा आपसे बदला लेगा। रिवेंज का मतलब क्या होता है? गाली देंगे वो गाली देगा, आप थप्पड़ मारेंगे, हो सकता है वो आपको वैसा ही कुछ करके दिखा दे।
रिबिलियन, बगावत, वो आपका कोई भी बात नहीं मानेगा, अवॉइड करेगा आपको, आपको रिफ्यूज़ करेगा। है रीसेंटमेंट कि बच्चा डी वैल्यू फील करेगा कि मेरी तौहीन हो गई है, मेरी एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। रीट्रीट तो वो आपको अवॉइड करेगा, आपके सामने नहीं आएगा, आपसे बात नहीं करेगा। तो ये 4 R's जो है वो रिज़ल्ट हो सकते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट का। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। डेज़ टू बी रिमेंबर, ये इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी ये वर्ल्ड एजुकेशन डे के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी वर्ल्ड एजुकेशन डे। 14 अप्रैल पब्लिक पंजाब कल्चर डे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर ले। 24 जनवरी वर्ल्ड एजुकेशन डे। 14 अप्रैल पंजाब कल्चर डे। 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे। सर 1 मिनट, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, बताएं सवाल। सर आप काइंडली उस वक्त किया करें जब सवाल का मौका हो। जी पूछें सर अब। जी सर। अच्छा, बात हम कर रहे थे सर क्वेश्चन था कि सर एक क्वेश्चन था इधर तो एमसीक्यू में आ सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में ये जनूबी पंजाब के कुछ अजला में मिलक का वो शुरू किया था प्रोजेक्ट, वो बात करेंगे, वो उस पर हम बात करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला बाद में। अब सर टू द पॉइंट रहा करें काइंडली। अब उस पर हम मुकम्मल एक लेक्चर देंगे, 2-3 स्लाइड्स हैं, आप काइंडली वेट करें, वो हम इंशाल्लाह ताला ऐड करेंगे। जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ना पंजाब, ये काइंडली माइक अपना ऑफ करते हैं, बहुत डिस्टॉर्शन है सर आपके माइक की वजह से। तो वो जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है पंजाब का, या पंजाब के अंदर PHCIP का प्रोग्राम है, या पंजाब के अंदर FLN प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, तो या EC के जितने भी चल रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स, ये सारे एक लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, जितने भी करंट हमारे जो पंजाब के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें। 24 जनवरी वर्ल्ड एजुकेशन डे। 14 अप्रैल पंजाब कल्चर डे। 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे। स्लाइड चेंज करते हैं। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे। 20 नवंबर पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। दस्तूरुल अमल के मुताबिक पंजाब में जो वर्किंग डेज होते हैं स्कूल के, वो 365 में से सिर्फ 200 होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। अब इसमें कि जो मॉर्निंग असेंबली में हम फ्लैग रेज करते हैं, उसका साइज़ मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 बाई 4 फुट का, यानी 4 फुट उसकी लंबाई है, 3 फुट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। STR हमारे यहाँ 40:1 की है, इसको PTR प्यूपल टीचर रेशो भी बोला जाता है। पंजाब के अंदर जो कट ऑफ डेट है STR रैशनलाइजेशन NSB प्रोविज़न के लिए, वो होती है 31 अक्टूबर की इनरोलमेंट। पंजाब में ट्यूशन फ़ीस 2003 से बंद कर दी गई है। ठीक है। पंजाब का जो आर्टिकल 10 है एजुकेशन कोड का, वो ये कहता है कि हेड टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि पढ़ाना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। आर्टिकल 10 पंजाब एजुकेशन कोड का। ठीक है। ये एजुकेशन कोड क्या होता है लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे स्कूलों की जो बिल्डिंग होती है ना, उसकी मैक्सिमम एज जो है वो 50 साल है। कमरे हैं, वाशरूम है, 4 दीवारी है, कितनी है जी? 50 साल। स्कूल का जो सरकारी फर्नीचर है उसकी जो एज है वो मैक्सिमम 20 ईयर है। उसके बाद आप इसका आशन करके इसको नीलाम कर सकते हैं। प्लांटेशन मंथ पंजाब के अंदर 2 होते हैं, 2 साल में 2 मरतबा प्लांटेशन कराई जाती है, फेब मार्च में और अगस्त सितंबर में। ठीक है। स्पोर्ट्स आइटम प्रोवाइड करना आर्टिकल 46 के मुताबिक हेड टीचर की ज़िम्मेदारी है। पंजाब के अंदर पहला टीवी चैनल पहली से लेकर 12वीं जमात तक के बच्चों को ऑनलाइन टीवी के थ्रू एजुकेशन देने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है तालीम घर। ये उस वक्त कोविड की वजह से किया गया था। पंजाब के सरकारी तालीमी टीवी चैनल का नाम क्या है? तालीम घर। ठीक हो गया जी। ये टॉपिक पढ़ लें जी, थक तो नहीं गए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट है तो छोटा सा, ये आप सबको पता ही है, तकरीबन सारे लोग वाकिफ हैं जी। सर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर। सर अगर सर प्लीज सर कर लेते हैं अभी जी, सवाल पूछ लें। सर पूछे ना। लेते हैं, 1 घंटे से ज्यादा ना किया करें। सर अगर स्कूल की बिल्डिंग जो है 50 साल हो गए उसको बने हुए, तो थोड़ी बहुत उसकी रिपेयरिंग करवा ली है, मतलब बैठने के काबिल है, तो हम उसको कर सकते हैं शो डेंजरस रिकॉर्ड में यस कर सकते हैं। तो अगर वो बैठने के काबिल है तो फिर एतराज तो नहीं महकमा करेगा? महकमे को तो एतराज कभी भी नहीं होगा। महकमा तो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप बिल्डिंग गिराएं और नहीं लें।
मतलब है वो 60 वो साल हो गए मान उसको वो बिल्डिंग तो को। मैंने आपको रूल बता दिए, अब कोई मानता है या नहीं मानता वो तो, आप जी भी इसी कम्युनिटी से हैं, मैं ओके भी। स्कूल बेस्ड जी जी असेसमेंट की ओके क्विकली बात कर लेते हैं, ये बहुत ये आसान सा सर ठीक टॉपिक है। ठीक है सर मैं आइंदा इनकी बात लेक्चर सर एंड पे क्वेश्चन प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, महसूस भी ना कीजिएगा। हम 10 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं, फिर सारे सवालों के जवाब। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक, आपको पता है पाकिस्तान बना 1947 में। पाकिस्तान बनने के बाद जो प्राइमरी और एलिमेंट्री विंग था पाकिस्तान में, पहले जब पाकिस्तान बना ना तो पाकिस्तान के अंदर जो ये एग्जामिनेशन कमीशन या कि ये जो बोर्ड हैं 22 हैं, ये भी नहीं थे। पहला 1959 में बना था लाहौर बोर्ड, ढाका बोर्ड और लाहौर बोर्ड, ये 2 बोर्ड बने थे 1959 में। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती थी। तो स्कूल बेस होते थे इम्तिहान, पहले 5वीं से लेकर 8वीं तक, 9वीं 10वीं के पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी। फिर क्या हुआ कि 1956 में DPI ऑफिसेज बनाए गए। 1956 में डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन हर सूबे के अंदर बना था, अभी भी मौजूद हैं हर सूबे के अंदर। तो ये डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन 5वीं और 8वीं जमात का जो है वो इम्तिहान लेता था। ठीक है, पंजाब में भी, बाकी सूबों में भी, बाकी सूबों में अभी ये ले रहा है, लेकिन पंजाब में आखिरी मरतबा जो है 2004 तक इसने पेपर लिए। तो दिसंबर 2005 में पंजाब के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी जो है वो एलिमेंट्री विंग के लिए इम्तिहान लेने के लिए बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। 16 जनवरी 2006 को ये बाकायदा इसको अप्रूवल मिली। इसने ग्रेड 5 से उस वक्त स्टार्ट किया था एग्ज़ाम लेना, बाद में जो है ग्रेड 8 तक भी आया था। क्वेश्चन पेपर बनाना इसका काम है, ये आइटम बैंक में बनाना, ठीक है, और 5वीं से 8वीं तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। ये पहले पैक जो है वो सिर्फ 5वीं और 8वीं तक का इम्तिहान करता रहा है 2020 तक, सिर्फ 5वीं और 8वीं का, बाकी स्कूल खुद करता था, इम्तिहान लेता था। ठीक है, स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी देता था, पैक सर्टिफिकेट देता था 5वीं 8वीं पास का। ये सिर्फ पंजाब में काम करता है। अभी 24 मार्च 2025 को पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसके मुताबिक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ये हम पढ़ेंगे कायद को, कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, PCTB, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इन तीनों इदारों को मर्ज करके एक ही इदारा बना दिया गया जिसका नाम रखा गया पैक्टा, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, पैक्टा बना दिया गया, इसको भी हम आगे जाके कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये पैक्टा है। तो अब जो इसने, अब मैंने बताया थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई है कि 1956 से लेकर 2004 तक, 2004-5 तक DPI हमारा इम्तिहान लेता रहा है। 2005 से ऑनवर्ड पैक ने काम शुरू कर दिया। 2005 से लेकर 2006 में पहली मरतबा इसने इम्तिहान लिया। 2006 से लेकर जो है वो 2020 तक ये पैक 5वीं और 8वीं का पेपर खुद लेते थे, बनाते खुद थे, मार्किंग खुद करते थे, रिज़ल्ट खुद पैक देता था। ठीक है, सर्टिफिकेट खुद पैक देता था। लेकिन 2020 के अंदर 3 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन इसने निकाला, वो नोटिफिकेशन था असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क APF 2020। अब इसमें सारा सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया। वो कैसे चेंज किया कि 5वीं 8वीं का इम्तिहान जो स्कूल में पैक लेता था सेंटर बना के, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो नहीं होगा। इम्तिहान को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, लार्ज स्केल असेसमेंट एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, लार्ज स्केल असेसमेंट एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो इसमें फिर अब तक जो है पैक 5वीं 8वीं का लेता था। 2020 से ऑनवर्ड पैक ने कहा कि हम पहली से 8वीं तक आइटम बैंक देंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब 2 तरह के असेसमेंट है, लार्ज स्केल असेसमेंट LSA। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे पंजाब में रेंडमली डिस्ट्रिक्ट में से 20-20, 25-25 या मैक्सिमम 40 तक स्कूल सेलेक्ट किए जाते हैं। उन स्कूलों में फिर रेंडमली मुख्तलिफ क्लासेस के पेपर होते हैं। ये सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, या यूँ समझ लें कि पैक ने अपने इदारे को बचाने के लिए ये काम छेड़ा हुआ है बस। और हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर परेशान होते हैं कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट का पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये बेसिकली इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इस पर कोई एक्शन ना हुआ है ना होना है लार्ज स्केल असेसमेंट पे। दूसरी जो अहम असेसमेंट है वो होती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब इसको पैक ने क्या किया, पैक ने इसको 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया। पहले ये पूरे साल का होता था, ठीक है, अब पैक ने क्या किया, इनको 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, इसमें पैक जो है वो 2 तरह का इम्तिहान लेता है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट। अभी जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इस पढ़ाने के दौरान में जितने भी सवाल आपसे मैंने किए हैं, ये सारे कहलाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब एक उस्ताद पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो सवाल जवाब करता है वो क्या कहलाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। वेरियस मेथड यूज बाय द टीचर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव। तो टीचर जो क्लास वर्क देगा, होमवर्क देगा, ये सारी की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो इस पर फोकस होगा।
ठीक है। दूसरी चीज़ है सबमेटिव असेसमेंट, जो एक टर्म के एंड पे, एक साल के एंड पे जो असेसमेंट उस्ताद करता है उसको कहते हैं सबमेटिव असेसमेंट। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, उस असेसमेंट को सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब एसबीए का तरीक़ाकार क्या है? एसबीए का तरीक़ाकार ये है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, जो आजकल पैक्टा कहलाता है, ये पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक मज़ामीन के आपको 2 तरह के क्वेश्चन देगा, MCQs एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसको CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन कहते हैं। MCQs एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, ये 2 तरह के ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक क्या करेगा, अपनी वेबसाइट pack.ibs इस पे अपलोड कर देगा। पंजाब के तमाम टीचर्स अपने स्कूल का यूज़र नेम और अपना स्पेसिफिक पासवर्ड को यूज़ करके वहाँ से पेपर्स को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उनको डाउनलोड करेंगे। हर पहले इस तरह था कि आइटम बैंक बना के उसमें से सिलेक्ट करने होते थे। अब आप EMIS कोड डालेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग हेड टीचर्स के थ्रू, AUs के थ्रू, जो है IT टीचर्स के थ्रू स्टाफ को दी जाती है। इसमें पेपर के साथ साथ रूब्रिक्स कहते हैं मार्किंग स्कीम को, कि आपने पेपर की मार्किंग कैसे करनी है, ये भी पैक प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं इसको क्विकली लेके चल रहा हूँ। इसमें यह है कि पहले और दूसरी जमात के लिए ओरल असेसमेंट होती है। पहली दूसरी जमात के लिए क्या होती है? ओरल असेसमेंट होती है, ठीक है। बाकी जो है वो रिटर्न होती है। रिपोर्ट कार्ड जो है वो इसकी बेस पे, SBA की बेस पे बच्चों को दिए जाते हैं। तमाम मज़ामीन के सिवाय इस्लामियात के 50 नंबर होते हैं। इस्लामियात में चूँकि टीचिंग ऑफ हॉली कुरान है तो उसमें 50 नंबर उसके होते हैं। जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स का मजमून है तो उनके लिए भी जो है वो 50 जो है वो मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हेड टीचर एक तो सबसे पहले तमाम मज़ामीन के पेपर डाउनलोड करेगा, वो टीचर को अपॉइंट करेगा या साइन करेगा। साफ ज़ाहिर है कि हेड ने ख़ुद नहीं करना, जो मुतल्लिका क्लास इंचार्ज है उससे कराना है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या पेपर डाउनलोड हो गए। हेड टीचर एक सुपरवाइज़र तैनात करेगा, ठीक है, कि ये जो है वो सुपरिटेंडेंट है हमारे एग्जामिनेशन का, ठीक है। पेपर डाउनलोड हो गए, प्रिंट प्रॉपर हो गए, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद पेपर कंडक्ट करवाएगा उसका स्कूल का जो फोकल पर्सन होगा एग्ज़ाम का। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड क्या सारे बच्चों को इशू हो गए हैं? वालदैन को उनके साथ पेरेंट मीटिंग कॉल कर ली गई है, वालदैन के साथ रिज़ल्ट शेयर किया गया है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट बच्चा आता है तो उसको क्या दाखिला दिया गया है, उसका पेपर भी हो गया है, उसको भी रिपोर्ट कार्ड क्या मिल चुका है। यह है टीचर का काम है उसको देखना, ठीक है। टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? वो अपने सारे पेपर्स जो उसको प्रिंट होकर मिले हैं वो चेक करेगा कि इसमें कोई एरर या मिस प्रिंट तो नहीं है, ठीक है। हेड को असिस्ट करेगा इम्तिहान की कंडक्शन में। मार्किंग जो है वो रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग वो करेगा, जो रूब्रिक्स उसको दी गई हैं उसके अलावा नहीं करेगा, ठीक है। रिज़ल्ट कंपाइल करेगा, रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बच्चों के लिए हैंडओवर करेगा पेरेंट्स की मौजूदगी में। और इसके साथ साथ स्कूल का जो एग्ज़ाम रजिस्टर है उसके अंदर भी एंट्री करना मुतल्लिका क्लास इंचार्ज की ज़िम्मेदारी है। ये रिपोर्ट कार्ड है जी, इसके 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरे सेक्शन में बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस है, तीसरे सेक्शन में यहाँ पे मौजूद तो नहीं है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और चौथे सेक्शन के अंदर जो है वो रिमार्क्स हैं टीचर के ओवरऑल। तो इसके 4 सेक्शन होते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप पूछ सकते हैं जी प्लीज़। मैंने क्यों छुपाना है? संभाल के रखा करो और अपनी ज्योमेट्री लेके और उसके अंदर चीजें रखा करो, मैं दोबारा नहीं देनी बार-बार। जी मिसेस अकमल, आपका माइक ऑन है, तो बच्चों को सख्ती ना करें, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करें घर में। जी सवाल करें, शाबाश। किसी का कोई कंसर्न आज के लेक्चर के हवाले से है या जनरल कोई भी क्वेश्चन है, अब आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज़। सर अगर एक बिल्डिंग जो है वो मतलब कि गिर रही है, खतरनाक है, तो उसके लिए एक हेड जो है वो कैसे आगे कम्युनिकेशन करेगा या कैसे? सर उसमें रिपोर्ट राइटिंग आपके सिलेबस का एक कंपोनेंट है कम्युनिकेशन, कि आपने हायर ऑफिस को कम्युनिकेट कैसे करना है। उसका तरीक़ाकार ये हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा नहीं, MES तो एक अलग बात है जी MES भी लेके जाते हैं। तो उसमें जो हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है सर कि वो क्या करेगा, बाकायदा एक रिटर्न रिपोर्ट विद एविडेंस लिखेगा कि ये बिल्डिंग फ़लान डेट को बनी थी, एज़ पर रूल इसकी जो है ना वो अब ये एक्सपायर हो चुकी है, इसकी एज ख़त्म हो चुकी है, ये किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है, किसी भी बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। वो प्रॉपर चैनल आप एक रिपोर्ट भेजेंगे,
ठीक है, डिपार्टमेंट को। अब साफ ज़रा कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है वो फौरी तौर पर या तो उसको इवैक्यूएट करेगा कागज़ों के अंदर, या फिर ये है कि अगर वो रिपेयर होने के काबिल होगी तो वो रिपेयर करेगा। अब तक जो सिस्टम था वो ये था कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट आता था, वो अगर कहता था कि आपकी बिल्डिंग जो है वो एक्सपायर है तो वो बिल्डिंग डिक्लेयर होती थी एक्सपायर। अब जो आपकी स्कूल कौंसिल पॉलिसी नोटिफाई हुई है 2025 के अंदर, उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर सीईओ ने अपने अपने इंजीनियर सेलेक्ट किए हुए हैं, वो इंजीनियर ही आएंगे। अब आप जैसे ही रिपोर्ट करेंगे वो फौरी तौर पर, अब पहले होता था कि आपने जून के अंदर रिपोर्ट की है, दिसंबर तक आपका विजिट ही नहीं होता था खैर से बिल्डिंग का, ठीक है। तो अब ये स्कीम होगी कि आप जैसे ही रिपोर्ट भेजेंगे विद एविडेंस, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद पिक्चर्स, तो वो फिर फौरी तौर पर डिप्यूट करेंगे अपने इंजीनियर को, जाएं देखें चेक करें वाकई बिल्डिंग जो है वो एक्सपायर हो गई है या डेंजरस है। अगर है वो डिक्लेयर कर देगा, अगर डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। बाकी रही बात MES की, तो MES भी करके जाते हैं। हेड की जिम्मेदारी ये है कि खुदा न खासा बिल्डिंग ख़राब हो चुकी है, वो किसी हादसे का बायस बन सकती है, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर रिपोर्ट करे। रिपोर्ट राइटिंग हम इंशाल्लाह ताला आपको सिखाएंगे कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पॉलिसी का सर ये जो बिल्डिंग की बात है लेक्चर में आप लोगों ने ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी यार, बारी बारी बात। सर आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था कि आप उसको लाजमी पढ़ लें, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, पंजाब एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो बनेगी बिल्डिंग लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा कि SDR की जो रेशो है वो 140/1 है, लेकिन कुछ दिनों से ये रैशनलाइजेशन पॉलिसी की बात हो रही थी तो उसमें ये रेशो का सुनने में आ रहा था 130 मैंने बताया है, तो मैंने बताया है कि 140 अभी तक चल रही है, अगर चेंज होगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तक चेंज नहीं हुई, अभी तक सोशल मीडिया की बातें हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो बिल्डिंग या बाउंड्री वॉल का जो है मसाइल आ रहे हैं, ये अब SMC के थ्रू ही बनेगी और SMC के थ्रू साथ जो है वो SMC के थ्रू और ठीक है, ठीक है। जो हेड होता है हाई स्कूल नईम साहब, इसकी पॉलिसी कब आएगी? साथ मीटिंग रख सकता है जी, सॉरी पॉलिसी कब शेयर होगी? सर इसकी पॉलिसी का अभी तो कंफर्म नहीं है, जैसे ही आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर रैशनलाइजेशन में ECC क्लास को काउंट नहीं करेंगे? जी सवाल क्या पूछा है? सर ECC क्लासरूम जो जैसे ऑफिशियली सीस है हमारे ग्रुप पर, उसमें जो पहले लास्ट जो आ रही है ECC को काउंट नहीं कर रहे। PHCIP प्रोजेक्ट के तहत अब जो है ना EC और कच्ची को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो EC के ना हम EC पे भी एक टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, 4-5 स्लाइड्स होंगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ना उसके 2 साल हैं। EC को हमने 2 साल के अंदर साल अव्वल और साल दो में डिवाइड किया हुआ है। साल अव्वल में कुछ पढ़ाते हैं, चीज़ें कराते हैं, कुछ साल 2 में। तो अब जो PHCIP सुन ले ना, सुन मैं बता रहा हूँ कि ये तो एक तो इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। अब उसके साथ साथ कच्ची आती है, जो 2 साल मुकम्मल कर लेते हैं वो कच्ची या नर्सरी जो भी आप बोलते हैं, तो वो उसमें चले जाते हैं। अब आप ये सवाल ये है कि सिस के ऊपर जो है वो आता है MEA की रिपोर्ट में आपके ये बच्चे शो नहीं होते, यही सवाल है ना? रैशनलाइजेशन में वो टीचर्स कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा है, जबकि वो स्ट्रेंथ उसको काउंट नहीं कर रहा है। हाँ ये एक इशू चल रहा है, ये PHC, हाँ ये PMIU तक ये इशू गया हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये इश्यूज चल रहे हैं कि जब हमारी इनरोलमेंट ज़्यादा है लेकिन वो शो नहीं होती SDR के हवाले से, बेस लाइन के हवाले से। तो ये फिर वो उसको एड्रेस करें, क्योंकि PMIU ने ख़ुद जो है वो कच्ची ख़त्म करके EC करा दिया, वो बच्चे शो नहीं होते। वो साफ ज़रा एक टेक्निकल इशू है तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ये कुछ पिछले 6 माह से इशू चल रहा है। जी ठीक है सर। सर ये कब पॉलिसी शेयर होगी और सर सिलेबस तो आ चुका है, पॉलिसी का नहीं पता। सिलेबस में 3 चीज़ें हैं, नॉलेज बेस्ड असेसमेंट, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। बाकी पॉलिसी जैसे ही आती है भेज देंगे आपको इंशाल्लाह, अभी कंफर्म नहीं है। जुलाई अगस्त में वो कह रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हम कराएंगे, तो साफ ज़ाहिर है कि फिर बिल बनवाने हैं। जी तो सर उनका टैक्स हमने पे करना है कि ये टैक्स फ्री है? नहीं, टैक्स पे नहीं करना सर, टैक्स पे नहीं करना। तो सर कुछ फर्म कह रही है ना कि 4.5% इनकम टैक्स दे रहे हैं। सर आपने देखे ना सर, आप जे उन्हें कहें कि बनाते रहें, एग्जाम्पशन है, अभी आपने कोई टैक्स पे नहीं करना सर, फर्म वालों को कुछ भी नहीं देना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मोहम्मद रसूल फ्रॉम मियाँवाली। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि फर्नीचर की ना 20 साल लिमिट है, तो उसमें कुछ वुड की भी होती है और स्टील की भी, दोनों की सेम है या सर डिफरेंट है? ये दस्तूरुल अमल में रीड कर रहा था, उसमें 20 ईयर लिखा हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया गया था स्टील और लकड़ी वुड का, बट टोटल लिखा हुआ था 20 ईयर्स मैक्सिमम एज। एक एक मीटिंग में डीओ साहब बता जी क्या कह रहे थे सर? सर ये दस्तूरुल अमल भी डाउट पड़ेगा। सर मैं कह रहा हूँ कि एक मीटिंग में डीओ साहब बता रहे थे कि जो फर्नीचर वुड का है उसकी लिमिट 15 साल है, और जो स्टील की है, जिस तरह स्टील की अलमारियाँ हैं जी जी। या और मेज वगैरह कोई और चीज़, तो वो 20 साल कम से कम और ये शायद लिमिट है। ये डिवीज़न होगी, मेरे नॉलेज में नहीं है, मे भी ऐसा हो, मैं इसको कंफर्म कर लूँगा, बट मेरे नॉलेज में अभी नहीं है ये बात कि ये वाकई ऐसे है। थैंक यू।